गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ इमेज भेजी थी। जैसे आप बी सेक्शन में मैंने आपको करवा दिया था, उसके आगे का मैंने भेज दिया था। भी उससे पहले मैंने भाषा ध्वनि तंत्र वगैरह के बारे में सारा बता दिया था। ध्वनि नियम नया टॉपिक था आपके लिए, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। और कल आपने मुझे आशा है कि भी आपने उतार लिया होगा। उसके नेक्स्ट टॉपिक है वाचन के अंग और ध्वनि उत्पादन व्यवस्था। वाचन के अंग के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में भी कल सारे नोट्स भेज दिए और इसके बारे में टोटल बता दिया था। अब हम कर रहे थे ध्वनि उत्पादन व्यवस्था। ध्वनि उत्पादन व्यवस्था उसमें हमने बात की थी ध्वनि संरचना की। ये भी नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए मैंने। ये जो आपको वर्डिंग थोड़ी सी आपको यूँ लगेगी भी ये सीधी सीधी बहुत डिटेल में है, तो जो मैंने आपको क्लिप में समझाया था उसके आधार पर ही आप उसको पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें मैंने आपको बताया था भी ध्वनि संरचना क्या होती है। ध्वनि संरचना का मतलब बनावट, और उसमें जैसे मान लो कोई भी किसी भी प्रकार की ध्वनि हो वह किसी न किसी चीज़ का संकेत देती है। जैसे स्काउट की सीटी वो भी, और टेलीग्राम के माध्यम से भी। और उसके बाद ध्वनि क्या होती है, एक संकेत मात्र होती है, ठीक है। और भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं वो दो होते हैं, एक श्रुति बिंब और एक दृश्य बिंब। श्रुति बिंब का मतलब होता है सुनकर हमारी आंखों के आगे चित्र आना। दृश्य बिंब का मतलब होता है देखकर हमारे आंखों के आगे चित्र आना। ये दोनों मिलकर हमारे मस्तिष्क में विचार बिंब उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको भी बालक को छत पर लगे पंखे के बारे में बताना, तो बच्चा एक बार देखता है भी वो गोल गोल घूमने वाला पंखा है और उसे देखकर उसके मस्तिष्क में एक दृश्य बिंब स्थापित हो जाता है। और फिर लेकिन वैसे हम देखें भी ध्वनि संरचना के आधार पर पंखा शब्द के अंदर प प्लस अंग प्लस ख प्लस आ, ये चार ध्वनि संकेत हैं जिसके द्वारा ध्वनि संरचना होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, शब्द उस उच्चारित ध्वनि समूह को कहते हैं जिसका श्रोता द्वारा अर्थ समझा जा सके भी, जिसके आधार पर सुनने वाला अपने अर्थ को ग्रहण कर सके। फिर शब्द की विशेषताएं क्या होगी, उच्चारित ध्वनि का होना, उस ध्वनि का विशेष श्रोता के लिए सार्थक होना। यानी कि उच्चारित ध्वनि जो बोली हुई ध्वनि तभी सार्थक ध्वनि कहलाएगी जब सुनने वाला उसका उचित अर्थ लगा सके। फिर उसके बाद इसमें ये सेकंड टॉपिक के अंदर आ जाता है ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने आपको स्वर और व्यंजन ये दो होते हैं, ठीक है। स्वरों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया था। आज हम करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, यानी कि आज अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक ध्वनि नियम तक है और सेकंड टॉपिक आपका ये ध्वनियों का वर्गीकरण तक होगा, ठीक है। अब व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं हिंदी भाषा के, पहले तो हम बात करेंगे व्यंजन कहते किसे, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह का कोई न कोई भाग प्रभावित होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। कुल व्यंजन कितने हैं, 33, ठीक है। जैसे मान लो अभी क से लेकर ह तक 33 व्यंजन हो गए। 5-5 हर वर्ग के हो गए, 5 को हम 5 से गुना करेंगे 25, और ये 4-4 आगे हो गए तो 25 और 8 कितने हो गए, 33। अब उसके बाद बात आती है भी इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन में प्रत्येक वर्ग पहले वर्ण से शुरू होता है। जैसे क ख ग घ अंगे को हम क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और उसके बाद य र ल व ये कहलाता है अंतस्थ अथवा अर्धस्वर, यानी कि जिन वर्णों को हम हमारे कंठ से पहले गहराई से जिनका उच्चारण किया जाता है
वे अंतस्थ अथवा अर्धस्वर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है श, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। उसके बाद बात आ जाती है इसके क से लेकर म तक के समूह को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जो जिनकी संख्या 25 है, क से लेकर म तक। क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। ठीक है, उसके बाद व जो है ये दंतोष्ठ से बोला जाता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है प्रत्येक वर्ग का पांचवां जो वर्ण है, पांचवां वर्ण कहलाता है, पांचवें वर्ण कहलाते हैं नासिक्य या अनुनासिक। ये बात मैंने आपको उस दिन समझाई थी जब हम ध्वनि की त्रुटियों का उपचार कर रहे थे। ठीक है, इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। अब इनको अंतस्थ और अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि य, व, र, ल ये बने तो स्वरों की सहायता से हैं, रखा इनको व्यंजन में जाता है। जैसे य बनता है ई प्लस अ से, व बनता है उ प्लस अ से, ल बनता है लरी प्लस अ से। अब लरी किसे कहते हैं, यानी कि लरी का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। संस्कृत भाषा में लरी एक स्वर है, उसी से ही ल बनता है, और री में जब हम अ मिला देते हैं तो यह र बन जाता है। यानी कि ये देखो सारे बने किससे हैं, स्वरों से बने हैं, लेकिन रखा किस में गया है, व्यंजन में। इसीलिए इसको एक अर्धस्वर नाम दिया गया है। ऊष्म का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण श्वास की मात्रा, मात्रा कहते हैं समय के आधार पर दो भागों में किया जाता है। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। यानी जिन्हें बोलने में हमारी प्राणवायु कम मात्रा में खर्च होती है, या जिन्हें बोलने के लिए हमें कम समय लगता है वो अल्प प्राण, जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है वो महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और उसके बाद आ जाएंगे ये अंतस्थ वर्ण, ये कहलाते हैं अल्प प्राण। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ कहलाते हैं अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ख और घ जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म ये कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है श्वास कंपन के आधार पर, श्वास की यानी कि हमारी जो प्राणवायु है, श्वास है, उसमें कितनी समय तक, या कह दो समय की बात ऊपर हो गई भी, कितनी ऊर्जा खर्च होती है या कितना घर्षण लगता है, उसके आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, अघोष और घोष। घोष का मतलब घर्षण, अघोष का मतलब जिसमें घर्षण नहीं होता। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व तीनों स का मतलब श, श, स, ये कहलाते हैं अघोष, और बाकी सारे घोष वर्ण या सघोष। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, प्रत्येक वर्ग के पहले दो व तीनों स अघोष, बाकी सारे सघोष। ये देखो अघोष का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स में श, श, स हो गया, और घोष वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। सारे में पहले दो यहाँ लिए तो तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, और श, स तो ले लिए हमने, और उसके बाद ह रह गया, और एक क्या रह गया, अंतस्थ। ये भी घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मुख के अन्य अवयव, अवयव का मतलब क्या था, भाग, मुख के अन्य अवयवों द्वारा प्रयत्न। इसमें सबसे पहला हमने स्पर्श के बारे में मैंने आपको बताया, क से लेकर म तक स्पर्श कहलाते हैं। अंतस्थ का भी क्लियर था, यर, लव, ऊष्म, श, श, स, ह। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी से अभिप्राय होता है, यानी घर्षण तो सभी में लगता है, लेकिन
च छ ज झ। जो च वर्ग के ये जो 4 वर्ण हैं, इनमें हमारा मतलब विशेष घर्षण होता है। आप बोल कर देखोगे तो च छ कैसी आवाज़ निकलती है, तो ये इसलिए इसका एक अलग से नाम रखा गया है, स्पर्श संघर्षी। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त है ये ड और ढ, यानी कि ड और ढ के पैर में जो बिंदु लगा होता है उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त। यानी कि जब आप इसका उच्चारण करोगे तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ का भाग उल्टा हो जाता है। और एक पहचान इसकी ये है, जिन वर्णों के पैर में बिंदु लगा हो ये उर्दू भाषा के हैं, अरबी भाषा के हैं, और इसको मानक भाषा में स्थान दिया गया है, तो इसलिए इसको आगम नाम भी दिया जाता है, ताड़न जात भी, और ये संख्या 2 होने के कारण द्विगुणी। यानी कि अपने ये तो कह नहीं सकते भी अरबी फ़ारसी या उर्दू भाषा में सिर्फ 2 ही वर्ण होते हैं। वर्ण तो बहुत हैं, सभी वर्णों के नीचे वो पाद बिंदु लगाते हैं जिसको नुक्ता भी कहा जाता है, लेकिन उनमें से ड़ और ढ इनको हमने हिंदी भाषा में, मानक भाषा में स्थान दिया है। जैसे सड़क शब्द लिखना हो या बोलना हो, पढ़ना बोलना हो, तो इनको यहाँ पर स्थान देकर हमने इसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया है। उसके बाद अयोगवाहा। अयोगवाहा हमने कल बात की थी, स्वरों के वर्गीकरण में हमने बात की थी भी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, तो वो अऊ तक थे। उसके बाद अंग और अह को स्पेशल नाम दे दिया गया है अयोगवाहा। योग का मतलब होता है जुड़ना, अ का मतलब होता है नहीं जुड़ना, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों में किया जाता है ना ही व्यंजन में किया जाता है, ठीक है, वो किसी के साथ नहीं जुड़े हुए होते, इसका नाम है अयोगवाहा। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार जो हम प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ण नहीं, यानी कि पंचम अक्षर के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। पंचम अक्षर ये अंग, य, अना, न, म, यानी कि इनके स्थान पर इनको लिखने की अपेक्षा अगर हम ये अनुस्वार लगाते हैं तो वह उसी की पूर्ति करता है। इसको मानक भाषा में इसलिए स्थान दिया गया क्योंकि सभी को याद नहीं रहता या सभी ध्यान नहीं देते भी किस वर्ग का कौन सा 5वां वर्ण है। अब जैसे संचय ही लिखना है, संचय को हमने अनुस्वार लगा दिया तो हमें यूँ लगा भी 5वां वर्ण कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हम इसे डिटेल में लिखेंगे तो संचय में य आएगा, आवाज़ चाहे न की आ रही है तो य आएगा। ऐसी संभव अनुस्वार लगाने से काम चल गया, नहीं तो हम इसमें म लगाएंगे, संभव। संकल्प, संकल्प में ये क आ गया तो इसका 5वां वर्ण अंग है तो ये लगाना पड़ता। अब सभी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, तो अब मानक भाषा में ये कह दिया गया कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और उसके बाद है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में आ जाएगा भी जो वर्ण भिन्न, संयुक्त वर्ण जो भिन्न वर्णों से मिलकर बने वर्ण कहलाते हैं, वे संयुक्त वर्ण होते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष बनता है क प्लस श प्लस अ से, त्र बनता है त प्लस र से, ज्ञ बनता है ज प्लस य से, श्र बनता है श प्लस र से, ठीक है। उसके बाद है द्वित्व वर्ण। द्वित्व का मतलब होता है एक जैसे वर्ण, जैसे सच्चा, कच्चा, इसमें च आधा और च ही पूरा। गुच्छ वर्ण यानी कि जो भिन्न वर्णों से मिलकर है, जैसे अच्छा, गुच्छ वर्ण में यानी कि संयुक्त भी हो जाता है और अलग अलग भी हो जाते हैं। अच्छा में च आधा और छ पूरा। कक्षा क, तो ये वाला क तो पूरा हो जाएगा, ये क और श आधा, ठीक है, फिर ये मिलकर बन जाएगा कक्षा, ठीक है।